वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 16 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है जीएस फाउंडेशन कोर्स 2024 के बारे में। आपकी ये बैच 19 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली है। ये बैच 2024 के लिए होगी। 2023 के लिए तो जो बैचेस बननी थी वो बन गई और अब 23 के लिए समय भी नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये बैच अवेलेबल रहेगी। आप इस बैच के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है हमारा पहला आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को मिले एक परमानेंट सीट। इस परमानेंट सीट के लिए इंडिया लंबे समय से बिड कर रहा है और हम कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इंडिया की इस बिड को सपोर्ट करें। अभी वर्तमान में इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो एक बार में 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जो दिसंबर की प्रेसिडेंसी है वो तो इंडिया के पास ही है। अभी हाल ही में यूके, फ्रांस और यूएई ने इस बात को खुलकर कहा है कि वो इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे सपोर्ट करते हैं और उसे बैक करेंगे। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। आइए बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी माना जाता है। इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा इनके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सभी मेंबर्स को कंपल्सरली फॉलो करने होते हैं। ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो काउंसिल के डिसीजंस हैं उन्हें सभी लोग कंपल्सरली फॉलो करें, ठीक है। पैरेलली जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये डिटरमाइन करती है कि जो ग्लोबल पीस है उसके लिए कोई खतरा पैदा ना हो और जो एग्रेशन है किसी भी कंट्री के द्वारा उसे ना किया जाए, उसे रोका जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट रेसिडेंस है वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ही लोकेटेड है, दैट इज इन न्यूयॉर्क सिटी। जो एस्टैब्लिशमेंट है इसका बेसिक काम क्या है, इनको क्या काम करना होता है सिक्योरिटी काउंसिल को। सबसे पहले तो ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस को लीड करते हैं। कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाना, जहां पर एक ट्रांजिशन को इंश्योर करना ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे कंट्रीज को पीस की ओर ले जाया जा सके। दूसरा, ये इंटरनेशनल सैंक्शंस को स्टैब्लिश करते हैं। कहीं पे कोई कंट्री है जो ग्लोबल नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रही तो उनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। ये सैंक्शंस मिलिट्री हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। तो इन्हें अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है। मिलिट्री एक्शन अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री के अगेंस्ट में लेना है तो इसका ऑथराइजेशन किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन से ही इंश्योर किया जाता है। मेंबर्स की बात करते हैं तो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग अभी यूएनएससी में टोटल होते हैं 15 मेंबर्स, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट मेंबर जिन्हें P5 नाम से भी पुकारा जाता है। P5 की बात करें तो P5 में शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूएसए। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर होने का मतलब ये है कि अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है काउंसिल में और इनमें से कोई भी एक देश असहमत है और वो अपना वीटो लगा देता है तो फिर वो जो रिजोल्यूशन है वहीं पे स्टक डाउन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए एक बार चुन लिए गए फिर 2 साल पे फिर से 10 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होगा। होता ये है कि हर एक साल 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और फिर अगले साल फिर से 5 मेंबर, ये साइकिल चलती रहती है। और ये जो 5 मेंबर्स चुने जाते हैं हर साल 2 साल के टर्म के लिए, ये उन्हीं 193 देशों में से चुने जाते हैं जो जनरल असेंबली का पार्ट है। इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मेंबरशिप को कि सभी जो रीजन्स हैं पूरी दुनिया में उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। इसमें जो टोटल 10 मेंबर्स होते हैं इनमें 5 मेंबर्स अफ्रीका और एशिया से आते हैं, 3 होते हैं अफ्रीका से और 2 एशिया से। एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इन रीजन्स के बीच में, अफ्रीका और एशिया के बीच में, कि हम लोग जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे। तो बारी बारी से एशियन ग्रुप और अफ्रीकन ग्रुप हर 2 साल में एक बार जो एक सीट है वो अरब कंट्रीज के लिए छोड़ देते हैं कि इस बार आप चले जाओ, ठीक है। बाकी जो 5 सीट्स हैं उनमें एक सीट ईस्ट यूरोपियन कंट्री के लिए है, 2 हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री के लिए और 2 वेस्ट यूरोपियन कंट्री के लिए। अब देखिए ये लैटिन अमेरिका कैरेबियन कंट्रीज के लिए तो ठीक है, ये ईस्ट यूरोपियन और 2 वेस्ट यूरोपियन कंट्री के लिए जो सीट है ना ये बहुत वैलिड लगती नहीं है, क्योंकि आप देखो तो यूरोप से 3 मेंबर्स ऑलरेडी हैं जो कि परमानेंट हैं। आपको पता होगा एक तो फ्रांस है, दूसरा यूके ब्रिटेन है और तीसरा रशिया भी
एक्चुअली में यूरोप का हिस्सा, सॉरी हाँ यूरोप का हिस्सा तो है ही, हालांकि वो यूरेशिया में आ जाता है। तो 3 तो ऑलरेडी यूरोप से हैं। उसके बाद आपने जो नॉन परमानेंट सीट है उसमें भी 3 सीट यहाँ पे ग्रैब कर रखी है, तो टोटल 8 तो आप ही ने ग्रैब कर ली। कम से कम यही नॉन परमानेंट वालों को दे देते। खैर ठीक है, अभी जो है सो है, फैक्ट के फॉर्म में आप देख सकते हो। क्वेश्चन 2009 का है। ये पूछा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं उनका टर्म क्या होता है? तो इनका टर्म 2 साल का होता है। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको मुश्किल लगेगा ना, बाकी ये तो आसान है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 1000 पिलर्स टेम्पल के बारे में है। तमिलनाडु के कई सारे स्कल्प्टर्स जो स्कल्पचर बनाते हैं वो एक्चुअली में जो कोलोसल मंडप है रुद्रेश्वर टेम्पल का हनुमान कोंडा में, उसके रिस्टोरेशन में लगे हुए हैं। इसी रेफरेंस में 1000 पिलर्स टेम्पल न्यूज़ में आया है। 1000 पिलर्स टेम्पल को रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी पुकारा जाता है, और यहाँ पे जो मेन डेटी है वो लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव हैं। ये जो टेम्पल है ये हनुमान कोंडा जो हिल्स हैं उनके बेस में लोकेटेड है, तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल को 12th सेंचुरी में रुद्रदेव के द्वारा बनाया गया था। ये पहले इंडिपेंडेंट किंग थे काकातीय डायनेस्टी के। ओके, काकातीय डायनेस्टी अगर रेफरेंस में ये आया है तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर लोकेशन दिखाई गई है काकातीय डायनेस्टी की। इसकी कैपिटल ओरुंगल्लू हुआ करती थी। ये जो ओरुंगल्लू उस समय इसकी कैपिटल हुआ करती थी, यहाँ पे लोकेटेड है इसके नदन पार्ट में। इसे आज आप वारंगल के नाम से जानते हो। आज ये जो लोकेशन है दैट इज़ वारंगल। तो जो काकातीय डायनेस्टी है इसने डेक्कन रीजन को, जो वर्तमान का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न जो कर्नाटका है और सदर्न उड़ीसा है, ये पूरा एरिया काकातीय डायनेस्टी का पार्ट हुआ करता था। इन्होंने इस हिस्से को 12th से 14th सेंचुरी के बीच में रूल किया। जो मतलब शुरुआती जो अर्ली काकातीय रूलर्स थे वो एक्चुअली में या तो राष्ट्रकूटों के या वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। उनके फेडिटरीज के तौर पे इस पूरे रीजन में वो रूल किया करते थे। जब भी सेंट्रल अथॉरिटी लूज होती थी तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स खुद को आज़ाद कर लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ 1163 में प्रताप रुद्र वन। ये प्रताप रुद्र वन जो हैं इन्हें ही आप रुद्रदेव भी कह सकते हो। प्रताप रुद्र वन या फिर रुद्रदेव, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। और ऐसा करते वक्त इन्होंने जो अपनी चालुक्या सबॉर्डिनेट्स थे यानी कि जो बाकी के चालुक्या फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको हराया और इस पूरे एरिया पे अपनी सॉवरेंटी को इंश्योर कर लिया। उसके बाद गणपति देव आते हैं। गणपति देव 1199 से 1262 के बीच में काकातीय डायनेस्टी को रूल करते हैं। उन्होंने काकातीय किंगडम को स्प्रेड किया और उसे और माइटी और पावरफुल बनाया। उसके बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर यहाँ पे आती हैं जिनका नाम था रुद्रम देवी। ये इंडियन हिस्ट्री में कुछ प्रोमिनेंट क्वींस में से एक हैं जिन्होंने एक्चुअली में रेन किया है, शासन किया है। 1262 से लेकर 1289 के बीच में इन्होंने काकातीय किंगडम को रूल किया। बहुत ही पावरफुल और प्रोमिनेंट मोनार्क रही है। मार्को पोलो जब इंडिया को विजिट करता है तो वो रुद्रम देवी के किंगडम को विजिट करता है, काकातीय किंगडम को विजिट करता है, और रुद्रम देवी के बारे में, उनके रेन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मार्को पोलो के अकाउंट से मिल जाती है। तो काकातीय किंगडम बीच में आया था तो हमने काकातीय किंगडम और उनके जो पहले राजा रुद्रदेव थे उनके बारे में चर्चा कर ली। चलिए इसी आर्टिकल में आगे की बात देखते हैं और बात करते हैं 1000 पिलर टेम्पल्स के बारे में। ये जो टेम्पल है ये एक स्टार के शेप में दिखता है अगर आप इसका एरियल व्यू देखोगे तो। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये है एरियल व्यू। यहाँ पर देखिए ये आपको एक स्टार के शेप में दिख रहा होता है, जैसे कि एक जब तारा चमकता है तो उसका जो शेप होता है वही शेप इस टेम्पल का लिया गया है। 3 मेजर श्राइन्स हैं। एक श्राइन भगवान शिव को, दूसरी भगवान विष्णु को और तीसरी भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है और इसीलिए इसे त्रिकुटालयम कहा जाता है। जो 1000 पिलर टेम्पल है इसे सैंडबॉक्स टेक्निक से बनाया गया है और इसके पिलर्स बहुत ही खूबसूरत कार्विंग से कार्व किए गए हैं। अभी सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होती है, क्या होता है, अगर आपको किसी टेम्पल का बेस तैयार करना हो, उसकी नींव बनानी हो, तो आप गड्ढा खोदोगे और उस गड्ढे में पिलर्स बनाना शुरू कर दोगे। अभी भी आपने घर बनते हुए देखे होंगे। सैंडबॉक्स टेक्निक में क्या होता है कि जो वो गड्ढा खोदते हैं ना नींव रखने के लिए, उसमें सबसे पहले सैंड की एक लेयर तैयार की जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर पिलर तैयार किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आप सैंड की एक लेयर तैयार कर देते हो तो ये कुशन की तरह काम करता है। मतलब अगर भविष्य में कोई अर्थक्वेक आएगा और ये टेम्पल मूव करेगा तो ये सैंडबॉक्स के नीचे जो आपने ये पिलर्स के नीचे पूरे बेस में सैंड डाल रखी है, रेत, ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब जो वो होता है, मतलब शेकिंग होगी, उसे बियर करने की कैपेसिटी रखेगा। तो अर्थक्वेक प्रूफ बन जाते हैं ऐसे टेम्पल्स जिनको सैंडबॉक्स टेक्निक से तैयार किया जाता है। आप सोचिए कि इतने समय पहले वो अर्थक्वेक से प्रूफ टेम्पल्स को बनाने की कोशिश करते थे और इस प्रकार की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते थे।
जो मंडप है वो मेन टेम्पल की ओर जाता है और मैजेस्टिक मोनोलिथ नंदी भी आपको मिल जाएंगे जो इसके रास्ते में आपको सीटेड मिलेंगे। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि नंदी का पूरा स्ट्रक्चर एक ही पत्थर से कार्व आउट करके बनाया गया है। मिडल पीरियड में जो मंडप था उसका इस्तेमाल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता था और डांस परफॉर्मेंस में भी इसका यूज किया जाता था। जो मंडप था उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इन्वेजन के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो दिल्ली सल्तनत को 1323 में रूल करता है। अभी वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और इस टेंपल को रिस्टोर किया जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत टेंपल है ये और इसको रिस्टोर करके एक बार फिर से इसकी जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है इसके काम को लेकर सरकार का जो रवैया है बहुत ही कैजुअल है और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की जा रही है पीएफएमएस को सही तरीके से रन करवाने के लिए। और इसी रेफरेंस में पीएफएमएस न्यूज़ में है। पीएफएमएस है क्या? सीधे सीधे एक लाइन में, एक शब्द में, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है। इस पोर्टल का नाम है पीएफएमएस। ये जो पोर्टल है इसे डेवलप और इंप्लीमेंट किया जाता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा, शॉर्ट में आप सीजीए बोल सकते हो। और ये ऑफिस यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्बिट में काम करता है। तो पीएफएमएस पोर्टल ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। आई रिपीट, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो डायरेक्ट पेमेंट फैसिलिटेट करता है बेनिफिशियरीज को गवर्नमेंट स्कीम्स के एम्बिट में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो भी किए जाते हैं उसके लिए जो पोर्टल यूज किया जाता है वो पीएफएमएस पोर्टल होता है। सारे अकाउंट्स का लेन देन इसी पोर्टल पर विजिबल होता है। जो पीएफएमएस है इनिशियली इसे सीपीएसएमएस के फॉर्म में शुरू किया गया था। फुल फॉर्म था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। इसे 2008-9 में शुरू किया गया था और तब इसे केवल 4 राज्यों में ही स्टार्ट किया गया था। दोज वर मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम। और इसको कहा गया था कि आप केवल 4 जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको ओवरसी करो, उसमें जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है आप उसको करो। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि जो पब्लिक मनी है उसके फाइनेंस को मैनेज करना, जो भी पैसा पब्लिक को जाना है या पब्लिक का जो पैसा है। तो जो 4 स्कीम्स इसके एम्बिट में तब रखी गई थी, दोज वर मनरेगा, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एसएसई यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना था उसकी जिम्मेदारी पीएफएमएस को दी गई थी। दिसंबर 2013 में यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रोल आउट कर दिया पीएफएमएस का। मतलब सभी स्टेट्स को अब जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा वो पीएफएमएस के तहत ही करना होगा। पीएफएमएस को कई सारे काम दिए गए हैं, जैसे कि ये जितनी भी प्लान्ड स्कीम्स होती हैं उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं कि वो इफिशिएंट और इफेक्टिव हो। कितना पैसा आया, कितना पैसा किसको गया, इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग पीएफएमएस पोर्टल के जरिए ही की जाती है। फंड का फ्लो लोवेस्ट लेवल तक प्लानिंग स्कीम में हो रहा है, इस पूरी चीज को ट्रैक करने की जिम्मेदारी पीएफएमएस पोर्टल की होती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होना है। इस पोर्टल के जरिए फंड्स का अलोकेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनका रिव्यू बेहतर किया जा सकता है और प्लान जो स्कीम्स हैं उनको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को पीएफएमएस पोर्टल और इफेक्टिव बनाता है। कैश मैनेजमेंट बेहतर होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और आप इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो। जो अभी हुआ है उसे तुरंत ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि वो पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे आप पैक कह सकते हो, ये कमेटी होती है कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं। इनके पास जिम्मेदारी है कि जो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसको ऑडिट करें। पब्लिक अकाउंट कमेटी को फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्चुअली में मॉनफोर्ड रिफॉर्म का रिजल्ट था। इसमें होते हैं टोटल 22 मेंबर्स, 15 आते हैं लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। टर्म होता है 1 साल का, अगले साल फिर से नए मेंबर्स आएंगे। कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। पैक के पास काम होता है कि वो एनुअल जो ऑडिट रिपोर्ट आती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, उसे रिव्यू करें। इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो पार्लियामेंट के सामने जाने का क्या मतलब है? पैक के पास जाती है रिपोर्ट, पैक उसको एग्जामिन करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 3 रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे। इसे अच्छे तरीके से ओवरव्यू करके उसकी जो जानकारी है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप गंगा प्रोजेक्ट के बारे में है। गंगा प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि रिवर गंगा को रिस्टोर कर रहे हैं। ये रिस्टोरेशन का मामला है क्या? यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है। ये ग्लोबल मूवमेंट है जिसे यूएनईपी और एफएओ लीड कर रहे हैं। यूएनईपी मींस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एफएओ मींस
यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन डिकेड के एम्बिट में 10 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को हम पिक करेंगे जो दुनिया में रिस्टोरेशन कर रहे हैं किसी भी फ्लैगशिप फॉर्म में, मतलब जो भी फ्लैगशिप एरियाज हैं उनमें सिलेक्टेड फ्लैगशिप्स को पिक किया जाएगा। जैसे अभी यहाँ गंगा रिस्टोरेशन प्रोग्राम को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत पिक कर लिया गया। जिन्हें चुना जाएगा उन्हें यूएन बैक प्रमोशन मिलेगा, एडवाइस मिलेगी और फंडिंग भी मिलेगी। तो अच्छी बात है कि जो क्लीन गंगा मिशन है उसे इसके तहत एक्नॉलेज कर लिया गया है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पे। ये गंगा को रिस्टोर करने के लिए प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया गया है। इसके अच्छी तरीके से काम करने के बाद इसके आसपास रहने वाले 520 मिलियन लोगों की लाइफ बेहतर होगी। नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है, ये नमामि गंगा इनिशिएटिव 2014 में जो लॉन्च किया गया था वही है जिसके एम्बिट में हम गंगा को कंजर्व, रिजोविनेट और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज को भी, और इसके आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है हम उसे भी रिवाइव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रिवर डॉल्फिन्स, सॉफ्ट सेल टर्टल्स, ऑटर्स, हिल्सा शेडफिश, सभी को। ये तो पूरा मामला रहा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में है। इस फोरम की मीटिंग अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी रेफरेंस में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम न्यूज़ में आया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम गवर्नमेंट फोरम जो है ये एक्चुअली में हिस्सा है, पार्ट है यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर आता है अलग अलग ग्रुप्स के, ताकि पब्लिक पॉलिसी के इश्यूज को अच्छे से डिस्कस किया जा सके। जो इवेंट है इसका गोल ये होता है कि हम डिजिटलाइजेशन को कैसे मैप कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेज पर हम कैसे इंडिया की जो स्टैंडिंग है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंटरनेट के रेफरेंस में स्पेसिफिकली। इस बार का थीम था लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसे जो इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम है ना, उसका जो पैराग्राफ 72 है जो ट्यूनिस एजेंडा में तैयार किया गया था उसी के कॉन्सोनेंस में इसे बनाया गया है। तो ये तो पूरा हो गया इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज काजिंद के बारे में है। 6th एडिशन रहा इंडिया और कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, मेघालय में अभी होगा ये। एक्सरसाइज काजिंद एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया कजाकिस्तान के बीच में होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। बैकग्राउंड की बात करें तो 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तेक के फॉर्म में इसको शुरू किया जाता है और 2018 में इसका नाम एक्सरसाइज काजिंद रख दिया गया। काम वही है जो मिलिट्री एक्सरसाइज का होता है, मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर करना, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्बाइब करना, डिफेंस कोऑपरेशन को बिल्ड करना ताकि दोनों ही आर्मीज बढ़िया तरीके से काम कर सकें। इसी रेफरेंस में एक्सरसाइज काजिंद काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने हाल ही में एक MOU साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके जरिए कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। आप इसे शॉर्ट में कृषि DSS कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृषि DSS को डिसीजन सपोर्ट के फॉर्म में डेवलप किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा गति शक्ति की लाइन पे ही। गति शक्ति एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग इंफ्रा डेवलप किया जाएगा, पोर्ट, शिपिंग, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, सब कुछ। जो कृषि DSS है इसमें हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और डेटाबेस का रीसेट 1A और वेदास जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनका डेटा यूज़ किया जाएगा। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा जिसमें ICAR, मोजडैक और जो भुवन जियो प्लेटफॉर्म है इसरो के, इनका भी यूज़ होगा। बेनिफिट ये होगा कि हम इससे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होंगे। एक्चुअली में हम इसमें डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, किस एग्रीकल्चर एरिया में कौन सा इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, उसका प्रॉपर डेटा हम इसके जरिए कलेक्ट कर पाएंगे। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाएगा और हम ये भी देखेंगे कि आखिर हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम वर्क करेगा जो प्रॉपर डेटा कलेक्शन करेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये इसका एक बहुत ही की रोल होगा। आइए रिविजन करते हैं। PFMS नीति आयोग ने डेवलप किया है, एकदम गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एम्बिट में ये डेवलप किया गया है। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने गति शक्ति की लाइन पर डेवलप किया है, सही बात है। UNSC 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 के नाम से जाना जाता है। UK, चाइना, फ्रांस, रशिया, US हैं वो, सही बात है। 1000 पिलर टेम्पल कर्नाटका, एकदम गलत है, ये तेलंगाना में है। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से, गलत। राज्यसभा से भी होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा।
तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।